एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जबलपुर से आ रही है। 5वीं और 8वीं के पास करने का नियम बदल चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिया है। दूसरा मौका ही होगा अंतिम मौका। आदेश ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है। मुख्य परीक्षा में फेल होने के बाद एक मौका मिलेगा और जो मौका मिलेगा वही अंतिम मौका होगा। इसके बाद कोई और मौका नहीं मिलेगा। और ये फैसला लिया गया है 5वीं और 8वीं के पास होने के लिए नियमों में बदलाव किए गए। इससे पहले जो जितनी बार फेल होता था उतनी बार उसी कक्षा में रहता था और कोशिश करता था कि अगली बार पास हो जाए, लेकिन इस बार अब आखिरी मौका दूसरी बार का ही होगा और वही अंतिम मौका होगा। यानी आप अगर एक बार फेल होते हैं तो आपको दूसरी बार मौका दिया जाएगा। दूसरी बार अगर आप पास होते हैं तो बहुत अच्छा, आप आगे की क्लास में बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसके बाद आप आगे की क्लास में नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो अंतिम मौका होगा। ये बड़ा आदेश जारी किया गया है 5वीं और 8वीं के पास होने को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। दूसरा मौका ही अंतिम मौका होगा। बार बार मौके नहीं दिए जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है इन बच्चों के लिए ये जानना कि अगर पढ़ाई को लापरवाही के जैसे लिया गया तो उन्हें फिर बार बार मौके नहीं मिलने वाले। आदेश ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी है क्योंकि इस बार बहुत प्रेशर रहेगा कि पहली ही बार में आप पास आउट हो जाइए, लेकिन अगर आप पहली बार में पास आउट नहीं होंगे तो दूसरी बार अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वही आपका अंतिम बार होगा। जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में फेल होने के बाद एक मौका और मिलेगा और उस मौके को अगर हल्के में लिया गया तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। पवन पटेल संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। पवन, क्या जानकारी मिल रही है? इस आदेश में किन बातों का जिक्र किया गया है? विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट समझाइए। नई गाइडलाइन जारी की है 5वीं 8वीं की परीक्षा के लिए। उसमें अगर पहले और अभी में अंतर देखें तो पहले बच्चों को प्रमोशन दे दिया जाता था। अगर बच्चों के अंक कम भी होते थे, फेल भी हो जाते थे तो प्रमोशन मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी बच्चों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें मुख्य परीक्षा के अलावा एक मौका और मिलेगा, यानी वो फिर से परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन वह अंतिम मौका होगा। इसके साथ में राज्य शिक्षा केंद्र ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें यह भी कहा गया है कि बच्चों को 33% अंक लाना अनिवार्य है, तभी वो पास हो पाएंगे। यानी पहले जो कोविड के पहले जो नियम बने थे उन्हीं नियमों को फिर से लागू किया है, जिसमें सिर्फ एक चीज का अमेंडमेंट हुआ है कि एक मौका और मिलेगा और यदि बच्चे पास नहीं हो पाते पूरक परीक्षा में तो फिर उन्हें उसी कक्षा में फिर से पढ़ना होगा। तो ये बच्चों के लिए कहीं ना कहीं चिंता की बात है और बच्चों की पढ़ाई के लेकर के जो है वो उन्हें बेहद गंभीर होना पड़ेगा। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उन्होंने स्पष्ट बताया कि साल भर बच्चों को पढ़ाया जाता है, निजी स्कूल हो चाहे शासकीय स्कूल, वहां पर पढ़ाई का स्तर सुधरा है, लेवल बदला है और बच्चों को पढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसीलिए इस तरह का नियम लागू किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये नियम कहीं ना कहीं सख्ती की ओर ले जा रहा है। जिस तरह से 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बच्चों को सिंगल अटेम्प्ट मिलता है फेल होने पर, वैसे ही अब 5वीं 8वीं में भी मिलेगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण बात जो नया नियम जारी किया है कि उसमें कलेक्टर जो है मुख्य अध्यक्ष होंगे। यानी 5वीं 8वीं की जो परीक्षा होगी उसकी पूरी मॉनिटरिंग और उसमें डिसीजन लेने का पावर भी कलेक्टर को दिया गया है। तो हर जिले का कलेक्टर अब 5वीं 8वीं परीक्षा के लिए मुख्य अधिकारी कहलाएंगे। यानी शिक्षा विभाग ने अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार कलेक्टर के पास भी दिए हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए पवन। तो ये बहुत जरूरी है जानना उन बच्चों के लिए जो 5वीं और 8वीं में हैं कि अगर एक बार आप फेल होते हैं तो दूसरी बार आपका जो मौका दिया जाएगा वो अंतिम मौका होगा। बात करेंगे मंदसौर की, जहां मंदसौर में इंजीनियर हत्याकांड का खुलासा हो गया है। प्रेम प्रसंग में इंजीनियर की हत्या हुई है। प्रेमिका ने साथी के साथ मिलकर हत्या की है। हत्या के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 21 जनवरी को खोड़ाना गांव में मर्डर हुआ था और अब इसका खुलासा भी हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और संवाददाता साथ जुड़ गए हैं नरेंद्र धनौतिया। नरेंद्र, इसमें क्या कुछ जानकारी मिली है? क्या मिस्ट्री सामने निकल कर आई है मौत के पीछे की? देखिए, दीक्षांत पांडे की हत्या हुई थी, सनसनीखेज हत्या भावगढ़ थाना क्षेत्र के खोड़ाना गांव में 21 तारीख को, और तब से इस सनसनीखेज हत्या में 4 गोली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि 4 गोली उसको मारी है। तो पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि एक महिला है जिसका नाम पिंकी बताया जा रहा है, उसी महिला से इन दोनों व्यक्तियों के संबंध थे।
जो हत्यारा है जिसके ऊपर आरोप लगा है मोहसिन नाम का, और जो मृतक है दीक्षांत। तो दीक्षांत एक शादी में 20 तारीख को उस महिला को लेकर के गया था और वहां पर महिला और दीक्षांत का इस बात पर झगड़ा हुआ। दीक्षांत उसको अपने गांव रतलाम ले जाना चाहता था कि तू मेरे साथ रतलाम रहे, और जो महिला आरोपी है वो नहीं चाहती थी कि वो रतलाम जाए। तो उसने अपने दूसरे प्रेमी मोहसिन को फोन लगाया। उसी समय उसका फोन आया था। उसने बताया कि दीक्षांत मुझे जबरदस्ती रतलाम ले जाना चाहता है, तो मैं इसको लेकर के आती हूँ, एक योजना बनाते हैं और इसको निपटा देते हैं। हाँ। तो दोनों ने योजना बनाई और खोड़ाना गांव के पास ले गए और मोहसिन ने उसको 4 गोली मारी और उसकी हत्या कर दी। आज पुलिस ने इस बात का खुलासा किया है और आरोपी मोहसिन और महिला आरोपी दोनों को गिरफ्तार किया है। फिल्मी स्टाइल में पूरी जो है हत्या की प्लानिंग की गई थी। बहुत शुक्रिया नरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात होगी इंदौर की, जहां बीजेपी नेता अमरदीप सिंह ओलख को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। क्राइम ब्रांच के एसीपी राजेश दंडौतिया ने बताया है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता ने बताया कि उसे कई बार धमकी भरे कॉल्स आए थे। जब उसने फोन उठाना बंद कर दिया तो वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी गई है। इंदौर में तेंदुए की दहशत जारी है। तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिश तेज हो गई है। अब ड्रोन और नाइट विजन कैमरे से तेंदुए को ढूंढने की कोशिश हो रही है। 3 से 4 पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। इंदौर डीएफओ ने बताया कि नैनोद इलाके में फॉरेस्ट एरिया होने के कारण तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है। पिछले 7 दिन से घूम रहा है और हमारी रेस्क्यू टीम, सर्चिंग टीम लगातार देख रही है। अभी हम ड्रोन से भी उसका सर्वे कर रहे हैं। जैसे ही लोकेट होता है हम उसको रेस्क्यू करके घने जंगलों में छोड़ देंगे या फिर आला मंडल ले जाएंगे उसको। तो कोई गाय के बछड़े पे भी। और अब खबर उज्जैन से आ रही है, जहां दीवार गिरने से 2 मजदूर दब गए हैं और एक मजदूर की इसमें बेहद दुखद मौत हो गई। एक घायल बताया जा रहा है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। फ्रीगंज में बन रही थी ये धर्मशाला और दीवार गिरने से यहां पर काम कर रहे 2 मजदूरों में से एक की मौत हो गई है और एक बुरी तरह से घायल है। मध्य प्रदेश में बंगले की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने B9 बंगला देने की सरकार से मांग की है। उन्होंने कहा कि इस बंगले से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है, बुआ जी के साथ मैं यहां बचपन से रहा हूं। उन्होंने ये तक कह दिया कि डिप्टी सीएम रहते हुए सभी लोग यहां आते थे। सीएम चाहे तो मेरी भावनाओं का सम्मान करके मुझे बंगला अलॉट करवा सकते हैं। अब ये सरकार को तय करना है। अभी तक ये बंगला किसी और को अलॉट नहीं हुआ है। देखिए, स्वाभाविक है कि अब उस बंगले पे एक पुराना जुड़ाव है। बचपन से मैं उस बंगले पे रहा हूँ बुआ जी के साथ। और माननीय स्वर्गीय जमुना देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, नेता प्रतिपक्ष थी, तो पूरे प्रदेश के लोगों को उनको एक मौका मिला सेवा करने का। तो सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों से एक वहाँ पे एक जुड़ाव रहा है बुआ जी का मेरा। तो मैंने इसी एक भावना से कि भाई अब चूंकि बंगला अभी तक अलॉट हुआ नहीं है, तो मैंने चाहा कि भाई ठीक है, एक अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक मेरी भावनाओं को सम्मान करते हुए, इसलिए मैंने उनसे अनुरोध किया। बाकी तो उनके विवेक का अधिकार है। दरअसल जो B9 बंगला उमंग सिंघार ने मांगा है, उससे पहले यानी B8 पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बंगला है। इसके साथ वाले बंगले में शिवराज सिंह का ऑफिस है और मौके पर B9 नाम से कोई नेम प्लेट ही नहीं है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि उमंग सिंघार ने मिसिंग बंगला मांगा है। साथ ही ये भी चर्चा है कि आखिर मिसिंग B9 बंगला है कहां। एमपी में बंगला पॉलिटिक्स चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 74 बंगले स्थित B9 बंगले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने मांग की है कि पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी जो उनकी बुआ थी, वो B9 बंगले में रहती थी, तो वो उन्हें अलॉट किया जाए। अब सियासत इसलिए गर्म है कि B9 जो बंगला है वो एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले से लगा हुआ है।
ये जो बंगला है मामा का घर, ये B8 है। अब इसके बाद B9 नंबर का जो बंगला है वो मिसिंग है। वो बंगला कहाँ है, रिकॉर्ड में किसी को पता नहीं है। अब उस बंगले को लेकर मांग हो रही है कि B9 बंगला उमंग सिंगार चाहते हैं उन्हें आवंटित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उस बंगले को तलाशा जा रहा है कि आखिर वो बंगला कहाँ मिसिंग है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने राजराजेश्वर आश्रम में बने माता जी के मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी से ये पहली मुलाकात है। इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राजराजेश्वरी आश्रम में सीएम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान बना लिया है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम अयोध्या जाएंगे। कैबिनेट के साथ सीएम रामलला के दर्शन करेंगे। 4 मार्च को एमपी के मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करेंगे और वो भी कैबिनेट के साथ अयोध्या के राम मंदिर पहुंचेंगे और यहां पर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप, जिन्हें बालक राम भी कहा जा रहा है, इनके दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। हालांकि आप देखिए काफी भव्य और ये दिव्य मूर्ति जो कि कृष्णशिला से बनी है, रामलला की ये मूर्ति जो कि करीब 51 इंच लंबी है और 3 फीट की चौड़ाई इसकी है। काफी खूबसूरत, 200 किलो वजन, भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है और कई वीआईपी पहुंच रहे हैं अयोध्या और वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। एमपी में लोकसभा की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है और 16 सीटों पर उतारे जा सकते हैं नए प्रत्याशी। 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए तो उस पर बेस्ड परफॉर्मेंस के आधार पर ही चुना जाएगा। कमजोर प्रदर्शन वाली करीब 12 सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने की भी तैयारी है। कुल 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की और कहा यह जा रहा है कि लगभग 10 सीटों पर संघ से जुड़े युवा नेताओं को मौका मिल सकता है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव को देखा गया कि आखिर किस तरीके से जी जान लगाकर नेताओं ने मेहनत की और इसी के आधार पर, इनके परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें मौका दिया जाएगा। और यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।